अब अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 102। पहला क्या है? मोल, MOLE, मोल। ये क्या होता है भाई? मोल मोल जो होता है किसी मैटर के एटम, मॉलिक्यूल एवं आयन के कोई निश्चित नंबर को व्यक्त करता है। ठीक है, मोल क्या होता है? यह संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, एक मोल जो होता है ना, एक मोल, एवोगैड्रो, ये सब है ना, ये सब यही है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो संख्या जो है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 जो एक मोल को दिखाता है, इसी को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, अतः मोल पदार्थ के पार्टिकल्स की एवोगैड्रो संख्या को भी दिखाता है। अब आया क्या? एवोगैड्रो नंबर। क्या है भाई एवोगैड्रो नंबर? किसी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम्स, मतलब 1 मोल में उपस्थित एटम्स की संख्या। 1 मोल में कितने एटम्स रहेंगे? 6.0222 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। ये भाई कोई एलिमेंट रहेगा ना, उसका 1 ग्राम उठा ले, मतलब 1 मोल, उसके 1 मोल में कितने एटम्स की संख्या रहेगी? 6.022 इंटू 10⁻23 ये होती है। या फिर कोई भी मैटर, जैसे कि एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, है ना, ये यही सब, इसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब 1 मोल में उपस्थित मॉलिक्यूल की संख्या भी इतनी ही, अर्थात कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इस नंबर को क्या? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इसे कैपिटल एन, एन है ना, एन एवोगैड्रो है तो एन, एन बोला है, अलग है क्या? एन से नंबर लिया है इसलिए एन, कैपिटल एन द्वारा सूचित करते हैं। और कैपिटल एन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब अपन पढ़ेंगे क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोल गया ये? जॉन डाल्टन ने 1803 में एटॉमिक थ्योरी छापी, जिसके अनुसार जो एटम्स होता है वो इनडिविजिबल है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता एटम्स को। ठीक है, तो पूरे 19वीं शताब्दी तक यही माना ही जाता रहा कि जो एटम्स होता है वो इनडिविजिबल होता है, अविभाज्य है, उसको काट नहीं सकते एटम्स को। ठीक है, लेकिन क्या है कि 19वीं सेंचुरी के लास्ट के, है ना, लास्ट के डिकेड में, दशक में, वैज्ञानिकों ने क्या ये प्रमाणित कर दिया कि एटम जो होता है वो डिविजिबल होता है, एटम को भी तोड़ सकते हैं, और एटम्स की एक निश्चित इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हर एटम का। ठीक है, और आधुनिक अनुसंधानों ने प्रमाणित कर दिया है कि एटम कई प्रकार के अति सूक्ष्म कण, मतलब क्या अति सूक्ष्म कण, माइक्रो पार्टिकल, है ना, इससे बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो सभी एलिमेंट के एटम्स को निर्मित करने वाले इन पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। अब आया क्या? परमाणु और अणु। परमाणु मतलब एटम जो सबसे छोटा रहता है, और अणु इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, जैसे O2। तो अपन पढ़ेंगे एटम, है ना। एटम क्या होता है? एटम जो होता है ये किसी एलिमेंट का वह छोटा से छोटा पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है, परंतु ये स्वतंत्र अवस्था में, है ना, छुट्टा नहीं घूमता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता ये एटम। अब आएगा मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? किसी एलिमेंट या कंपाउंड का वह छोटा से छोटा पार्टिकल जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये घूमता है, मॉलिक्यूल रह सकता है, तभी तो O2 बना है। O2 क्या है? मॉलिक्यूल है ना, तो इसी को बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूल। अब ये जो एटम होता है ना, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? देख, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, और इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास लगभग 0 होता है, और इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज चढ़ा रहता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ई के ऊपर माइनस चढ़ाते हैं ना, तो ये भागने के लिए रहता है। तो अब क्या है? प्रोटॉन क्या है? एटम्स के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रिलेटिव मास, जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन के एटम के मास के लगभग बराबर होता है। ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन मतलब एक, हाइड्रोजन भी एक, एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, तो उसमें क्या है? प्रोटॉन की संख्या 1 ही है हाइड्रोजन की, तो यही है प्रोटॉन। तो क्या बोल दिया? प्रोटॉन, एटम्स के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जिसका रिलेटिव मास हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर रहता है, और इस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, है ना, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर रहता है, और एटम में पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज युक्त इस पार्टिकल की खोज, मतलब किसी प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन गोल्ड है ना, प्रोटॉन गोल्डस्टीन। अब क्या आया? न्यूट्रॉन, NEUTRON, न्यूट्रॉन क्या है? एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के लगभग बराबर रहता है, लेकिन ये न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या रहता है? न्यूट्रल। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर, बेरिलियम मेटल पर अल्फा कणों की बौछार करा के पता की, है ना। न्यूट्रॉन कैसे पता किया? चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन कैसे खोजा? बेरिलियम मेटल पर अल्फा कण पेल के। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, है ना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, और बेरिलियम सेकंड ग्रुप में रहता है ना, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम रहता है। तो यही बोला है, जो न्यूट्रॉन की खोज है ना, वो जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। कैसे की थी? बेरिलियम मेटल पर अल्फा कणों की बौछार करा के। अब क्या आया? रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी। ये क्या कर दिया? 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड, लॉर्ड है, घंट लॉर्ड। तो क्या बोला? रदरफोर्ड का न्यूक्लियर थ्योरी क्या है भाई? 1911 में रदरफोर्ड ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग करके एटॉमिक स्ट्रक्चर व्यवस्था से संबंधित एक फैक्ट का पता लगाया। क्या भाई? इसी को बोला गया किसका? रदरफोर्ड्स
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसी को बोलते हैं रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। किसको? रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब क्या है, अब थॉमसन आया, थॉमसन ना, जे थॉमसन। ये जे थॉमसन क्या किया? जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत एटम का स्वरूप अस्वीकार करते हुए रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों, खुदा ही प्रयोग करके निरीक्षणों के आधार पर एक थ्योरी दिया। ठीक है, और उसमें क्या है, ये क्या था? रदरफोर्ड का एटॉमिक थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड। इसमें क्या क्या ये बोला कि एटम में इलेक्ट्रॉन से घिरे न्यूक्लियस में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और एटम के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है, और एटम जो है स्फेरिकल होता है, और एटम के न्यूक्लियस का आकार की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। न्यूक्लियस तो छोटा ही होगा ना। तो फिर क्या बोला? पांचवा, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या, मतलब स्टेबिलिटी, है ना। एटम की स्टेबिलिटी की व्याख्या के लिए रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि एटम जो है सौर मंडल की तरह है ना, सोलर सिस्टम की तरह एटम है। एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर स्फेरिकल पाथ ना, सर्कुलर पाथ में उसी तरह लगातार परिक्रमा करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, जिस तरह सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह करते हैं, नक्षत्र करते हैं। ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। क्या बोल दिया? इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स बोलते हैं। ऐसा होने से इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स बोलते हैं। ऐसा होने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कार्यरत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के वेग से उत्पन्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। इस एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में लगातार गतिशील रहते हुए एटम को स्टेबिलिटी देते हैं ना, स्थायित्व प्रदान करते हैं, स्टेबल करते हैं। फिर क्या है? रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए जो मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम, इसी को बोलते हैं क्या? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के इस स्वरूप को रदरफोर्ड का परमाणु स्वरूप, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। अब क्या बोला? जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम था ना, इसके दोष निकाला है। ठीक है, कहा है भाई दोष? सबसे घटिया दोष का था भाई, इसके स्टेबिलिटी से संबंधित था, है ना। और क्या क्या दोष थे भाई? रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था ना, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं या फिर इधर उधर, है ना। जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं ना न्यूक्लियस के चारों ओर, ये फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं या फिर इधर ही उधर घूमते रहते हैं, ये स्पष्ट नहीं कर पाया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। फिर क्या बोला? एलिमेंट के जो एटम से प्राप्त एटॉमिक स्पेक्ट्रा में स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होती है, जो इस बात को दिखाती है कि एटम से एमिट होने वाले रेडिएशन डिसकंटिन्यूएशन होती है। ठीक है, एटम्स में से उत्सर्जित होने वाले विकिरण में डिसकंटिन्यूएशन होती है ना, मतलब क्या? असतत होती है ये। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के आधार पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा की स्पष्ट रेखाओं के निर्माण की व्याख्या करना संभव नहीं है। ये क्या हो गया? ये भी है भाई। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बहुत बड़ा दोष है। और फिक्स्ड ऑर्बिट वाला तो है ही, बता ही नहीं पा रहा था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में कैसे चक्कर लगाते हैं कि इधर उधर लगाते हैं। स्टेबिलिटी से मेन क्या है? स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया था रदरफोर्ड। अब आया कौन? अब आया भैया प्लांक सही है भाई। डायरेक्ट क्वांटम को समझाया प्लांक क्या? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बोला? 1901 में प्लांक ने तप्त काली वस्तु से एमिट विभिन्न वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज की लाइट एनर्जी के अध्ययन से एक थ्योरी का प्रतिपादन किया। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी रेडिएशन एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन लगातार नहीं होता, बल्कि डिसकंटिन्यू रूप से, असतत रूप से छोटे छोटे पैकेट्स में होता है। इन छोटे पैकेट्स को क्वांटम बोलते हैं, क्वांटम। और एक क्वांटम की एनर्जी को E = h न्यू से दिखाते हैं। E एलिफेंट वाला, E = h न्यू, है ना। E = h न्यू क्या है यहाँ पर? E देख ले भाई, E जो होता है ये क्वांटम की एनर्जी है ना, क्वांटम की एनर्जी है E जो है क्वांटम की एनर्जी है। और जो न्यू है ना, न्यू ये क्या है? रेडिएशन की कंपन की आवृत्ति, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको ना। जो न्यू है ना, न्यू ये क्या है? रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है। और जो E है ये क्वांटम की एनर्जी है। और जो H है यही तो बॉस है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ जो H होता है ना, ये प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड ना, जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड। इसके अलावा कुछ भी लिखा रहा है, कुछ नहीं होगा, जूल सेकेंड, JS। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट H की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34। ये -34 याद रखना है। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। JS बोल देना, JS ना। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा तो बोलना है 6.626 × 10⁻34 JS जूल सेकेंड, है ना।
देख भाई अब क्या आया, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर जो वैज्ञानिक था ना, वो भी एटॉमिक मॉडल अपना लेके आया। ये क्या किया भाई, ये रदरफोर्ड की त्रुटियों को दूर करने के लिए, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी का सहारा लेकर एक थ्योरी दी, जिसको बोलते हैं क्या, बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी में क्या क्या था कि इस थ्योरी में ये था कि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन अनिश्चित अनफिक्स्ड ना, जो फिक्स नहीं है, उस ऑर्बिट में परिभ्रमण नहीं करते, लेकिन कुछ चुनी हुई ऑर्बिट में परिभ्रमण करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्टेबल ऑर्बिट में रहकर, है ना, स्थिर ऑर्बिट में रहकर नाभिक के चारों ओर घूमता है, इस क्रिया में उससे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, एनर्जी लॉस नहीं होता, और कुछ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किसी पास के ऑर्बिट से दूर वाले ऑर्बिट में कूदता है। और जब वह दूर वाली ऑर्बिट से किसी अंदर वाली ऑर्बिट पर कूदता है तो इस प्रोसेस में कुछ ऊर्जा का एमिशन होता है। ऊर्जा का, एनर्जी का एमिशन होने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होने पर इन रेज का एब्जॉर्प्शन होता है। अब आया क्या, अनुमेय कक्षाएं। अनुमेय कक्षाएं क्या होता है भाई, देख चौथा यही है, इसी का बोर का चल रहा है, बोर का। चौथा क्या बताया, अनुमेय कक्षाएं, परमिसिबल ऑर्बिट्स, वे हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू h/2 पाई का पूर्ण मल्टीप्लायर होता है।